नमस्कार मित्रों, मैं हूं सीए तेजस अंधारिया भावनगर गुजरात से। आज हमारा यूनियन बजट 2021 जो पेश किया गया है उसमें से स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन के लिए जो एक महत्वपूर्ण प्रपोजल रखी गई है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो उस प्रपोजल में क्या है कि एक नया सेक्शन टीडीएस में इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है 194P करके। 194P के तहत स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन और स्पेसिफाइड बैंक, ये दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी और ऐसे केसेस में स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो चलेगा, ऐसा एक ऑप्शन दिया गया है हर एक रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के लिए। तो क्या है ये बात, उसको समझने के लिए पहले हम ये दो जो टर्म्स हैं उसके मीनिंग जान लेते हैं। तो पहली टर्म का मीनिंग जान लेते हैं कि क्या है स्पेसिफाइड बैंक। तो स्पेसिफाइड बैंक मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा एक लिस्ट इश्यू करेगा कि इतनी इतनी बैंक है, वो सब स्पेसिफाइड बैंक्स है और वही इसके अंडर कार्य कर सकती है। और एक पार्टी है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। तो जो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है मतलब कि जो व्यक्ति इंडियन रेसिडेंट है और जिनकी उम्र 75 ईयर्स या उससे ज्यादा है वह व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्ति को अगर स्पेसिफाइड बैंक की ओर से पेंशन की इनकम हो रही है तो वह ये स्कीम में जा सकती हैं कि वो सिर्फ बैंक को अपने डिटेल दे दे और बैंक वहां से ही जो टीडीएस बनता होगा, मतलब पूरे इनकम पे जो टैक्स बनता होगा वो टीडीएस के स्वरूप में वहां से ही काट लेंगे और ऐसे सीनियर सिटीजन को बाद में उस असेसमेंट ईयर के लिए रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है उसको या तो सिर्फ पेंशन की इनकम होनी चाहिए और या तो पेंशन के अलावा इंटरेस्ट की इनकम हो सकती है, लेकिन इंटरेस्ट की इनकम उसी स्पेसिफाइड बैंक से होनी चाहिए, कोई अदर बैंक या अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस वगैरह से नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो इसमें एलिजिबल नहीं आएंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए मैं अगर एक सीनियर सिटीजन हूं, 75 ईयर्स की एज है और मेरे को पेंशन की इनकम बैंक से हो रही है, वहां से ही मेरा वहां पे एफडी वगैरह रखा हुआ है तो वहां से ही मुझको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो इस केस में मैं इस स्कीम के लिए एलिजिबल हूं। लेकिन अगर मेरी दूसरी कोई बैंक वगैरह में भी एफडी रखी गई है और या तो मैंने पोस्ट वगैरह में भी पैसे रोके हुए हैं, वहां से भी मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मैं इस स्कीम के लिए एलिजिबल ही नहीं हूं। मतलब ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट उसी बैंक से मिलना चाहिए, अदरवाइज उसके अलावा कोई इनकम इसमें कंसीडर नहीं की जाएगी। और उसके बाद क्या करना है कि ये जो दो इनकम अगर हम जोड़ दे तो उसमें से हम जानते हैं कि हम 80C 80D वगैरह का लाभ लेते हैं, जैसे कि मेडिकल एक्सपेंडिचर, मेडिक्लेम प्रीमियम और या तो इंश्योरेंस प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस का, या तो ELSS म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट करते हैं वो अमाउंट डिडक्ट लेते हैं। तो ये सब चीज जो है वो भी इसमें मिलेगी, लेकिन उसके लिए क्या करना है कि गवर्नमेंट एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट इश्यू करेगा जो आपको वेरीफाई करके बैंक में देने जाना होगा और बैंक में आप वो डिटेल सबमिट करेंगे कि मेरे इतने इतने इन्वेस्टमेंट है 80C के, 80D में मेरे को ये डिडक्शन चाहिए। तो वो आपके सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस के ऊपर से बैंक आपको वो वहां पे उसका लाभ दे देगा और बाद में ही वो जो टैक्स बनता होगा वो काटा जाएगा। तो वो चैप्टर 6A कहलाता है। वो चैप्टर 6A में 80C to 80U करके सभी सेक्शंस कवर हो जाते हैं, जिसमें मेजरली जो सेक्शंस हमारे केसेस में आएंगे वो आएंगे 80C और 80D वाले। तो वह लाभ भी वहां से मिल जाएगा। उसके बाद 87A का जो रिबेट मिलता है जो कि होता है 12,500 रुपीज तक, वो भी बैंक अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से अपने आप वहां पे गिन लेगा। मतलब कि जिनकी आमदनी जो है वो 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, उनको रुपये 12,500 तक का जो रिबेट मिलता है वो भी बैंक का सॉफ्टवेयर ही आपको वहां पे उसका बेनिफिट दे देगा और उसके बाद जो टीडीएस बनता होगा वो काट के गवर्नमेंट में वो डिपॉजिट करवा देगा। तो ऐसे केसेस में बाद में सीनियर सिटीजन को रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा और ये हर एक असेसमेंट ईयर के लिए अलग से ऑप्शन है, क्योंकि अगले साल में अगर आपको कोई ज्यादा आमदनी मतलब पोस्ट वगैरह में से भी आमदनी शुरू हो जाती है, पोस्ट ऑफिस वगैरह में से, तो आप वैसे ही इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। और अगर वो कोई एलिजिबल हो भी रहा है इसमें और चाहता है कि नहीं मैं खुद का रिटर्न खुद ही फाइल करना चाहता हूं, तो भी हो सकता है। ये एक ऑप्शनल चीज है। और एक चीज इसमें क्या नहीं आएगी वो भी हम जान लेते हैं
कि जो 89 की रिलीफ है, सेक्शन 89 की रिलीफ, वो इसमें कवर नहीं होगी। मतलब कि अगर आपको एरियर वगैरह मिल रहा है, पेंशन में एरियर्स वगैरह का बेनिफिट मिल रहा है, तो उसमें जो 89 की रिलीफ क्लेम करनी होती है, वो रिलीफ ऐसे केसेस में आप नहीं क्लेम कर पाएंगे। तो अगर आपको रिलीफ चाहिए होगी तो आपको ये ऑप्शन नहीं स्वीकार करना है और आपको खुद से ही रिटर्न अलग से फाइल करना होगा। और दूसरी चीज कि इसमें बेनिफिट जो है वो किसको होगा, मतलब सीनियर सिटीजन को बेनिफिट है इस सेक्शन के आने की वजह से, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बेनिफिट है, या तो बैंक को बेनिफिट है, किसको बेनिफिट है। तो उसके लिए जान लीजिए कि पहले भी वैसे भी अगर किसी को पेंशन या इंटरेस्ट दो ही इनकम होती थी तो उनको वैसे भी ITR 1 सहज रिटर्न ही फाइल करना होता था 2-3 पेज का, तो वैसे भी वो कोई दिक्कत वाला काम था नहीं। अभी उसकी बजाय बैंक में आपको एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट देने जाना पड़ेगा। अभी वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट गवर्नमेंट ने इश्यू नहीं किया है, और ऐसे ही वो बैंक का लिस्ट है, वो जो स्पेसिफाइड बैंक, वो भी इश्यू नहीं किया है। जैसे ही गवर्नमेंट ये दोनों चीज इश्यू करेगी, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा इन फ्यूचर। और वो जैसे ही फॉर्म आपको बैंक में भरने जाना है, तो बैंक में आपको अगर 2 पाने का आप पहले रिटर्न फाइल करने वाले थे, उसकी जगह अभी आपको ये एक फॉर्मेट जो है वो बैंक में 1-2 पेजेस का यह फॉर्मेट होगा, वो आपको बैंक में देने जाना पड़ेगा। तो सीनियर सिटीजन का इसमें कोई ज्यादा बेनिफिट इसलिए नहीं हुआ है कि उनको जो फॉर्मेलिटी पहले 2 पेज का रिटर्न भर के करनी थी, वो अभी वहां पे बैंक में डिक्लेरेशन देने के लिए जाना पड़ेगा। या तो हो सकता है कि वही डिक्लेरेशन आप शायद नेट बैंकिंग से भी बैंक आपको अवेलेबल करवा दे, तो आप घर से भी फाइल कर सकते हैं। तो वैसे भी आप ऑनलाइन रिटर्न भी घर से बैठ के फाइल कर ही सकते थे। लेकिन होगा क्या कि पहले सीनियर सिटीजन को जो रिटर्न भरना होता था, तो उसको रिटर्न भरने के लिए 31 जुलाई मिलती है ऑडिट। जिसका नहीं है वैसे केस की मैं बात कर रहा हूं, जिनकी ये पेंशन इंटरेस्ट वगैरह की इनकम है, तो 31 जुलाई को रिटर्न फाइल करते टाइम भी वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स भर सकते थे। तो वो जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स 31 जुलाई को गवर्नमेंट को मिल रहा था, वो अब से क्या होगा कि TDS के स्वरूप में कट जाएगा फाइनेंशियल ईयर में। और मान लीजिए वो 31 मार्च को ही कटा है, तो बैंक को क्या होगा कि बैंक वो डिपॉजिट कर सकती है गवर्नमेंट के पास 30 अप्रैल तक कायदे के हिसाब से। तो 1 महीने तक वो बैंक को बगैर ब्याज के वो TDS की अमाउंट यूज करने को मिलेगी। उसके सामने बैंक को ये सब चीज अपने सॉफ्टवेयर में इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए काफी खर्चा करवाना पड़ेगा सॉफ्टवेयर के अमेंडमेंट में। तो उसके लिए बैंक को काफी खर्चा भी होगा, और बैंक को 1 महीने तक ये जो आपका टैक्स का पैसा जो TDS कटा है वो बिना ब्याज के यूज करने को मिलेगा। बाद में 30 अप्रैल को मान लीजिए बैंक ने गवर्नमेंट में ये डिपॉजिट करवा दिया है, तो 30 अप्रैल को गवर्नमेंट को मिल गया। अभी जो पहले के साल तक क्या हुआ करता था कि गवर्नमेंट को 31 जुलाई को भी मिल सकता था, जो अभी उनको 3 महीने तक अर्ली मिल रहा है। तो गवर्नमेंट को जो पैसा 31 जुलाई को मिल रहा था, वो अभी गवर्नमेंट को 3 महीने पहले ही वो पैसा मिल जाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इस सेक्शन की वजह से होगा। अदरवाइज सीनियर सिटीजन्स को पहले भी 2 पेज का रिटर्न फाइल करना होता था, वो अभी बैंक में डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अदरवाइज इसमें कोई ज्यादा तो कोई चेंज मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई हुआ है। तो वैसे मैंने ये 360 डिग्री एनालिसिस पूरा आपके सामने रख दिया है सेक्शन 194P का। लेकिन अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही हमारे वीडियोस के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।